आज का जो विषय है प्राकृतिक खेती का है। आप सभी लोग किसान के बीच जाते हैं और किसानों की जो समस्याएं हैं वर्तमान में किसान की समस्या ये है कि कोई भी क्रॉप उगाता है तो उसका कास्ट ऑफ कल्टीवेशन बहुत है। उसको बिना केमिकल के खेती नहीं, बिना केमिकल फर्टिलाइज़र के वो खेती नहीं कर पा रहा है। कीड़ा और बीमारी इतने ज़्यादा हैं कि बिना पेस्टिसाइड की खेती नहीं कर पा रहा है। सॉइल में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इतनी कम हो गई है कि बिना 4, 5, 6 पानी के वो खेती नहीं कर पा रहा है। गांव में उसको मजदूर नहीं मिल रहे हैं, लेकिन उसकी मजबूरी है खेती करना। और हमारे देश की नीतियां कहती हैं हमें किसानों की आय को बढ़ाना है। अब एक किसान है और वो नीति निर्माता हैं, केंद्र की सरकार, इधर प्रदेश की सरकार जो चाहती हैं कि किसानों का कल्याण हो, और बीच में हम लोग हैं जिनको ये मिशन पूरा करना है। किसान तक सही बात पहुंचे, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? हम लोगों की है। तो आज जो प्राकृतिक खेती का भ्रम है, प्राकृतिक खेती में बहुत से भ्रम हैं। जैसे अभी बहुत सारे लोग ये कह देते हैं कि अगर प्राकृतिक खेती की जाएगी तो देश का उत्पादन गिर जाएगा, उत्पादकता प्रभावित होगी, इतना प्रोडक्शन नहीं हो सकता। ऐसा भी लोग कहते हैं और यही लोग बरगला देते हैं किसान को कि प्राकृतिक खेती की ओर जब कोई बात बढ़ाता है तो ये लोग उसको जो है डिमोरलाइज करते हैं कि अरे प्राकृतिक खेती कुछ नहीं है, पागल मत बनना, उत्पादन गिर जाएगा। और गिर जाएगा, निश्चित गिर जाएगा, क्योंकि प्राकृतिक खेती का वर्तमान जो स्वरूप हमारे सामने है उसको हम लोग आत्मसात नहीं करते कि इसका ये विषय है क्या। जैसे वर्तमान समय में हम प्राकृतिक खेती के अंतर्गत जीवामृत, बीजामृत और घन जीवामृत पढ़ते हैं। ये बीजामृत, घन जीवामृत और जीवामृत हम पढ़ते हैं और इसमें गोबर की, गौमूत्र की, गुड़ की, बेसन की, चूना की, पानी की मात्राएं रटते हैं कि बीजामृत में कितना यूरिन, बीजामृत में शायद 5 किलो पड़ता है बस। अच्छा, वो घन जीवामृत, नहीं, घन जीवामृत में तो देखो 10 किलो से कम काम नहीं चलेगा। मतलब ये रटता हूं और कई बार रटी रटाई भाषा मेरे दिमाग से स्लिप हो जाती है, तो फिर मुझे जब कहीं बताने का नंबर आता है तो फिर मैं संकोच करता हूं और वो बात नहीं बताता हूं। और अगर बता भी देता हूं और मुझसे कुछ गोबर की और पेशाब की और गुड़ की मात्रा में हेराफेरी हो जाती है तो अगला आदमी हमको टोंक देता है कि रही साहब आप गलत बोल रहे हो, हमने तो ऐसा पढ़ा था। तो आपको भी लगता है कि नहीं, हाँ गलती हो गई, चलो ठीक है हम कल आएंगे, कल बताएंगे। तो मित्र, मैं आपको इस विज्ञान को बताता हूँ। ये विज्ञान एक बार समझ में आ जाएगा तो आप अपने क्षेत्र के हर किसान की मदद कर पाने में समर्थ होंगे। और अगर ये विज्ञान समझ में नहीं आता तो प्राकृतिक खेती करने चले थे और कहीं ऐसा ना हो कि प्रकृति की व्यवस्था और गड़बड़ हो जाए। तो प्राकृतिक खेती का मतलब ये है सीधे सीधे कि प्रकृति की वर्तमान, जैसे आप जिस न्याय पंचायत में काम करते हैं, जिस ब्लॉक में काम करते हैं, उस ब्लॉक में प्रकृति की व्यवस्था क्या है। तो प्रकृति की व्यवस्था को जैसा कि मैंने बताया, प्रकृति में भूमि है, पानी है, हवा है, आकाश है, अग्नि है। इसके साथ साथ क्या है, प्रकृति में नाना प्रकार की वनस्पतियां हैं।
नाना प्रकार की वनस्पतियां हैं प्रकृति में, और नाना प्रकार के जीव हैं। जीवों में थलचर, जलचर और नभचर। किसी स्थान विशेष में जहां आप रहते हो, जहां आप किसानों के बीच में काम करते हो, वो भौगोलिक एरिया, उस भौगोलिक एरिया की सॉइल कैसी है, मिट्टी कैसी है। तो मिट्टी, आप जानते हो मिट्टी में जीवांश कार्बन की कमी हो गई है। मिट्टी में 1% जीवांश कार्बन होना चाहिए, और मिट्टी परीक्षणों के परिणाम कहते हैं कि आपके क्षेत्र में 0.2 से 0.3 केवल इतना जीवांश बचा है। तो प्रकृति की व्यवस्था ठीक नहीं है। फिर जहां आप काम करते हो वहां सरफेस एरिया में जलाशय, सरफेस वाटर, 5% क्षेत्र में जलाशय होने चाहिए। और आप देखते हो कि कई गांव तो ऐसे हैं जहां जलाशय है ही नहीं, और जिन गांव में जलाशय है वो जलाशय में गंदा पानी भरा हुआ है, ब्लैक कलर का। फिर आप जमीन के नीचे भूगर्भ जल की जब बात करते हो तो 40-50 फुट पर पानी होना चाहिए, लेकिन आपके क्षेत्र में भूगर्भ जल स्तर 150-200 फुट पहुंच गया है। तो ये प्राकृतिक संसाधनों का स्वरूप है कि जमीन की उर्वरता कम हो गई, पानी बहुत नीचे चला गया। और प्रकृति में क्या आता है? प्रकृति में आता है कि वहां वनस्पतियां कितनी हैं, तो पता चला जंगल भी नहीं है। और प्रकृति में जंगल नहीं है तो पक्षी नहीं है, जलचर, जलाशय नहीं है तो जलचर नहीं है। अब हमको क्या करना है? प्राकृतिक खेती। तो प्राकृतिक खेती का सूत्र है कि मुझे प्रकृति के उस वैभव को, जो वैभव होना चाहिए, उस वैभव को सजाना है। कैसे हम ग्राउंड वाटर लेवल को ऊपर लाएं, कैसे उस गांव में हम वनस्पतियों को लगाएं, खेत की मेड़ों पर पेड़ लगाएं, और मिट्टी में जो जीवांश कार्बन कम हो गया है उस जीवांश कार्बन को कैसे बढ़ाएं। तो मैं बार बार कहता हूं कि ये जो जीवामृत की कहानी है, जो आप सुनते हैं लोगों से, जीवामृत, बीजामृत और घन जीवामृत, ये जो गौ आधारित भारतीय प्राकृतिक कृषि है, ये प्राकृतिक कृषि का एक भाग है। समझिए आप बात को। ये प्राकृतिक कृषि जो है, प्राकृतिक कृषि, प्राकृतिक कृषि में मैंने बताया कि प्रकृति की व्यवस्था का अध्ययन करिए कि प्रकृति की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, और वर्तमान में प्रकृति की व्यवस्था यहां कैसी है। प्रकृति की व्यवस्था में अगर कहीं कोई बिगाड़ आया है, कहीं कोई कमी आई है, तो हम उस व्यवस्था को सुधारने का प्रयास करेंगे, ऑटोमेटिक प्राकृतिक कृषि स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन जीवामृत इस प्राकृतिक कृषि का एक भाग है। जीवामृत जीवामृत, बीजामृत, घन जीवामृत, ये प्राकृतिक कृषि का एक भाग है। और ये करता क्या है? इसमें जमीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाना है। इसका उद्देश्य क्या है कि भूमि की फर्टिलिटी लेवल को कैसे इन्हेंस करें, उसमें जीवांश कार्बन की मात्रा को कैसे बढ़ाएं। तो जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 50-60 सालों से रासायनिक कृषि में जो मैंने रसायन प्रयोग किए, रासायनिक उर्वरक, फसल सुरक्षा रसायन, ऑर्गेनिक मैटर नहीं यूज किया या बहुत कम किया। खेत की मेड़ के पेड़ काट लिए,
तो ये जो जीवामृत है, ये हकीकत में क्या है? ये जीवाणु संवर्धन की एक कहानी है। लाभदायक जीवाणुओं का संवर्धन। उद्देश्य क्या है? ये जीवामृत, बीजामृत, घन जीवामृत, क्या उद्देश्य हुआ? लाभदायक सूक्ष्म जीवाणुओं का संवर्धन है। वो लाभदायक सूक्ष्म जीवाणु जो जमीन में कभी हुआ करते थे और जमीन में ह्यूमस की मात्रा 1% हुआ करती थी, आधुनिक कृषि प्रणाली में हमने कुछ ऐसा किया जिसके कारण जमीन के लाभदायक सूक्ष्म जीवाणु नष्ट हो गए और परिणाम स्वरूप खेत में जो फसल उसे छूट जाते हैं वो डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं। ऑर्गेनिक मैटर तो खेत में है, लेकिन उसको डिकम्पोज करने वाले सूक्ष्म जीवाणु नहीं हैं, इसलिए ऑर्गेनिक मैटर तो पड़ा है। अगर वो डिकम्पोज हो जाए तो वो ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाए, तो हमें प्राकृतिक कृषि में जो जीवामृत, बीजामृत, घन जीवामृत की कहानी है, उसमें जीवाणुओं का, लाभदायक जीवाणुओं का संवर्धन करते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है कि हम एनी हाउ अपनी ज़मीन में उन लाभदायक जीवाणुओं को पहुंचा दें जो जाने अनजाने पिछले वर्षों में दूषित कृषि प्रणाली के कारण नष्ट हो चुके हैं। ये विज्ञान है। अब है क्या वर्तमान में? वर्तमान में हम इसको जब रटते हैं तो परेशानी है। जैसे आज की तारीख में हम उत्तर प्रदेश में हैं, बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड में कितने % लोगों के पास गाय है? अब अगर जैसे कहा गया बुंदेलखंड में हर किसान के घर में प्राकृतिक खेती करवानी है, हर किसान को प्राकृतिक खेती की ओर मोल्ड करना है, उसको प्रेरित करना है, तो मैं बता दूं 93% किसानों के यहाँ तो गाय नहीं है। तो अगर गौमूत्र और गौ गोबर को लेकर केवल चलेंगे तो फिर ये तय है कि 93% लोग प्राकृतिक खेती नहीं कर पाएंगे। हमें सबको करवानी है। मैं यहाँ पर गौ का विरोधी नहीं हूँ, गौमूत्र बहुत अच्छा है, गौ गोबर बहुत अच्छा है, लेकिन जिनके पास गाय नहीं है वो भी ये खेती कर सकें, ये टेक्निक हमारी होगी, तब हम पूरे गांव में, पूरे क्षेत्र में अपनी बात को पहुंचा पाएंगे। तो क्या करना है? लाभदायक सूक्ष्म जीवाणुओं का संवर्धन करना है। और संवर्धन कैसे होता है? किसी भी जीव को, जैसे आप दही जमाते हैं, 1 चम्मच जामन होता है, 2 लीटर गुनगुने दूध में जामन डाल देते हैं, तो सुबह को वो 2 लीटर दही जम जाता है। आपको जलेबी बनानी है तो खमीर उठाते हैं मैदा में, वो भी एक जीवाणु है। सिरका, गन्ने का सिरका बनता है, वो भी बिना जीवाणु को नहीं बनता। ब्रेड बिना जीवाणुओं के नहीं बनती। तो जीवाणु संवर्धन का मतलब है कि कोई खास प्रकार के जीवाणुओं को, मैं उनकी संख्या को बढ़ाना। तो क्या करते हैं इसमें? जैसा कि आपने सुना है, गौ का गोबर, गाय के गोबर में नेचुरली कुछ जीवाणु होते हैं लाभदायक। पेड़ के नीचे की मिट्टी में कुछ जीवाणु होते हैं, लेकिन कौन सी मिट्टी? अगर वो पेड़ आपका खेत में खड़ा है जिसमें आपने क्लोरोपाइरीफास डाला है, वहाँ नहीं होंगे। अब अगर जून के महीने में बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी ले आओगे 250 ग्राम, तो उसमें नहीं होंगे, क्योंकि जो ऊपर से लाओगे ना वो ड्राई मिट्टी है, ड्राई में माइक्रोब्स नहीं रहते। तो हमको हमारा दिमाग बताएगा कि किस पेड़ के नीचे की मिट्टी, किस पेड़ के नीचे की मिट्टी। तो एक ऐसा पेड़ जो नमी, जहाँ नमी हो, जहाँ का वातावरण अच्छा हो, जहाँ उसके फल गिरते हों, वहीं सड़ते हों, वहाँ पर जीवाणु होंगे।
तो मुझे जीवाणु एकत्र करने हैं। गोबर के जीवाणु, पेड़ के नीचे की मिट्टी के जीवाणु। किसी गांव में बरगद का पेड़ नहीं है तो जंगल चले जाइए, जंगल के जीवाणु। जंगलों में जहां मनुष्य की दखलंदाजी नहीं है, हम वहां से जीवाणु ला सकते हैं। इनको ड्रम में डालेंगे, 200 लीटर के ड्रम में मिट्टी डाला, गोबर डाला और पानी भर दिया और 1 किलो गुड़ डाल दिया, 1 किलो किसी दाल का आटा डाल दिया। हमने ये रटा है। 200 लीटर पानी है, 1 किलो गुड़ है और 1 किलो दाल का आटा है। और कहा जाता है कि 48 घंटे में, 72 घंटे में जीवामृत बन जाएगा। क्या 250 ग्राम मिट्टी में 5 किलो गोबर में जो जीवाणु थे वो 200 लीटर के ड्रम में सफिशिएंट क्वांटिटी में सिर्फ 72 घंटे में सिर्फ 1 किलो आटा और 1 किलो गुड़ खा के जिंदा रह लेंगे ना? यहां हमको ये समझना है अपने दिमाग से कि 200 लीटर ड्रम में अगर जीवाणुओं की प्रचुर मात्रा चाहिए तो ये 1 किलो गुड़ और 1 किलो आटा बहुत बहुत कम है। और ये 48 घंटा और 72 घंटे का समय भी बहुत बहुत कम है। शाम को 4 बजे दूध में जामन लगाने के बाद 2 घंटे के बाद आपको दही नहीं मिल सकता। तो इसी प्रकार ये जो जीवाणु संवर्धन का काम है, मेरा अपना तजुर्बा है कि कम से कम 1 महीना से लेकर 1.5 महीना तक लगता है 200 लीटर जीवाणु संवर्धन में। और अगर एक बार जीवाणुओं का संवर्धन ठीक से मैंने कर लिया तो फिर एक ही बार जमीन में डालना है, 1 टाइम। बुआई के पहले जब खेत की जुताई करेंगे, नमी वाले खेत में ओट आ गई है, उस समय में एक बार मैंने घन जीवामृत डाल दिया जिसमें जीवाणुओं का संवर्धन अच्छा खासा हो गया था। फिर मुझको बार बार हर पानी में जीवामृत डालने की जरूरत नहीं है। अन्यथा ना आपका घन जीवामृत, आपने उस रटी रटाई भाषा में 48 घंटे में तो घन जीवामृत बना लिया, उसमें जीवाणुओं का संवर्धन बहुत मात्रा में हुआ नहीं था, खेत में डाल दिया। फिर उसके बाद आप ड्रमों में जीवामृत बना रहे हैं, हर पानी में डाल रहे हैं। तो जब जीवाणुओं का संवर्धन हो ही नहीं पा रहा ठीक से, तो नाटक क्या कर रहे हैं? इसीलिए हम बहुत जगह बात करते हैं बहुत लोगों से, और जो लोग इस टेक्निक को फॉलो कर रहे हैं, मैंने उनसे कहा 10 एकड़ का किसान, आप कितने एकड़ में ये जीवामृत डालते हैं? बोले 1 एकड़ में। क्यों 10 एकड़? बाबूजी इससे उत्पादन गिरता है, हम तो अपने लिए केवल करते हैं। और कई सारे लोग कहते हैं कि ज़्यादा मत करो, अपने लिए करो। क्यों? अगर ये विधा अच्छी है तो 10 एकड़ में क्यों नहीं करते? तो एक उत्तर आता है कि उत्पादन तो जो है ना वो उतना नहीं मिलता, उत्पादन तो गिरता ही है। मैं क्या कहता हूं, अगर मेरा जीवाणु संवर्धन ठीक हो गया है तो उत्पादन गिरता नहीं, उत्पादन बढ़ता है। क्योंकि विज्ञान की भाषा में जब जाएंगे, हमारी जमीन में जो जीवांश कार्बन 0.2 था, और उसमें उस जमीन में 1 एकड़ जमीन में या 1 हेक्टेयर जमीन में अगर 200 कुंटल बायोमास अनडिकम्पोज्ड मैटर पड़ा था। आपने बेस्ट डिकम्पोजर का नाम सुना है ना? मुझे नहीं मालूम कितना डिकम्पोज करता है, उसकी पूरी सच्चाई नहीं पता, लेकिन ये असली में बेस्ट डिकम्पोजर है। अगर ये जीवाणु संवर्धन ठीक से हो गया तो रियल बेस्ट डिकम्पोजर है। जमीन में अगर 200 कुंटल बायोमास पड़ा था तो विद इन 3 मंथ ये सारे के सारे बायोमास को डिकम्पोज करके ह्यूमस में कन्वर्ट कर देगा। और 200 कुंटल अगर 1 हेक्टेयर में बायोमास पड़ा था तो वो डिकम्पोज होने के बाद लगभग 100 कुंटल ह्यूमस बढ़ेगा। 100 कुंटल। और 100 कुंटल का मतलब ये है कि पहली साल ही जो 0.2 था सॉइल में ऑर्गेनिक कार्बन, वो 0.4 हो जाएगा। ठीक है ना?
तो ये जीवाणु संवर्धन का विज्ञान है, ये रटने का विज्ञान नहीं। अगली चीज, आपने सुना है कि लोग कहते हैं, हमसे भी प्रश्न पूछते हैं लोग कि सचान साहब ये बताओ कि ये तो ठीक है, लेकिन रोग और कीड़ा लगेगा तब क्या करेंगे? रोग और कीड़ा लगेगा तब क्या करेंगे? तो मैंने कहा प्राकृतिक खेती में कहा गया, प्राकृतिक खेती का सूत्र मेरे बुजुर्ग कहते थे, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इस प्रकृति में परमात्मा ने जितनी भी चीजें बनाई हैं, सबका आपस का एक रिश्ता है, और जब वो रिश्ते में मैंने एक कोई चीज ब्रेक कर देता हूं, प्रॉब्लम तब खड़ी होती है। जैसे जंगल में मैं कहता हूं दावे के साथ, जितने लोग इस बात को मानते हैं कि रोग का क्या करेंगे, कीड़ों का क्या करेंगे, मैं उनसे कहता हूं चलिए मेरे साथ जंगल। और यहीं रीवा के जंगल में, छतरपुर के जंगल में मैं आपके साथ, चलिए 3 दिन रहिए और मुझे दिखाना कि किसी वनस्पति में कोई बीमारी लगी है क्या, किसी वनस्पति में कोई इंसेक्ट लगा है क्या? नो, वहां बीमारियां हैं, इंसेक्ट हैं, बट उनका प्राकृतिक नियंत्रण है। इसी प्रकार जैसे जब लोग कहते हैं कि बीट्स के रोग के लिए और कीड़ों के लिए आप निमास्त्र बनाइए, ब्रह्मास्त्र बनाइए, आग्नेयास्त्र बनाइए, 10 पर्णी अर्क बनाइए, तो यहां फिर मैं कहूंगा आप जरा ध्यान करना जो मैं बात करता हूं कि हम कहते हैं 10 किलो अकौड़े के पत्ते, 10 किलो धतूरे के पत्ते, 20 किलो नीम के पत्ते, 20 किलो अरंड के पत्ते, 10 किलो उसके पत्ते। जिस गांव के 100 लोगों को मैं ये ज्ञान दे रहा हूं, अगर उस गांव के 100 लोग मेरी बातों को एक्सेप्ट कर लें, तो जानते हो उस गांव में न नीम बचेगी, न अकौड़ा बचेगा, न धतूरा बचेगा। ये जो वनस्पतियों के नाम ले रहा हूं, ये वनस्पतियां नहीं देखने को मिलेंगी। तो ये प्राकृतिक हुआ कि अप्राकृतिक हुआ? ये तो अप्राकृतिक हो गया। यहां गाना प्राकृतिक का गा रहे थे, और कर क्या बैठे वहां, जो बायोडाइवर्सिटी बची भी थी ना, उसको भी विकलांग कर दिया। तो प्राकृतिक खेती में क्या करना, अगर नीम की पत्तियां अच्छी हैं तो खेत की मेड़ पर किसान से कहिए नीम के 2-3 पेड़ लगाए। अगर अंडी का पौधा कहीं प्राकृतिक खेती में सहायक है तो उससे कहिए खेत की मेड़ों पर अंडी की फसल बोइए। ये आम के आम, गुठलियों के दाम, अंडी भी हो जाएगी और अंडी काम भी। गार्ड क्रॉप सुना ना, गार्ड क्रॉप, अंडी, अकौड़ा, धतूरा, नीम, गेंदा, ये गार्ड क्रॉप हैं। अगर मेरे खेत में एक कोने पर 5, 6, 10, 15 अकौड़े के पेड़ हैं, एक कोने पर 2, 4, 6, 10, 20 अकौड़े के धतूरे के पेड़ हैं, एक कोने पर 2 नीम के पेड़ खड़े हैं, एक खेत की मेड़ पर मेरी अंडी बोई है, एक खेत की मेड़ पर मेरे गेंदा के फूल लगे हैं, ऑटोमेटिक मुझे चूरन चटनी रस बनाने की ब्रह्मास्त्र, आग्नेयास्त्र, नीमास्त्र, क्योंकि फिर बता दूं सनातन संस्कृति में ये आपको, मनुष्य को कोई अधिकार नहीं है कि आप किसी कीड़े को मारने का प्रयास करें या कीड़े को खेत से भगाने का प्रयास करें। और एक चीज और बता दूं, अगर गांव में किसी 2 किसानों ने आग्नेयास्त्र, ब्रह्मास्त्र, नीमास्त्र डाल के अपने खेत से कीड़ों को भगा दिया है, तो कीड़े कहां गए? कीड़े वही हैं, वो फसल खा रहे हैं। तुम्हारी फसल छोड़ दी है, पड़ोसी की फसल खा रहे हैं। ये तो प्राकृतिक खेती का मतलब नहीं है। प्राकृतिक खेती को समग्रता में देखना है कि संपूर्ण मेरे न्याय पंचायत में, मेरे संपूर्ण जिले में, मेरे संपूर्ण प्रदेश में, मेरे संपूर्ण हिंदुस्तान में किसी भी किसान को कोई क्षति ना हो। अगर मैंने अपनी क्षति बचा ली और वो क्षति पड़ोसी के खेत में ट्रांसफर कर दी तो वो तो कोई विधा नहीं है। तो प्राकृतिक खेती में हमें प्रकृति की व्यवस्था के साथ परस्परता में मिलकर के जीना है, प्रकृति की व्यवस्था का अध्ययन करना है और प्रकृति की व्यवस्था को कैसे उत्तरोत्तर बढ़ा सकते हैं, इस विषय को हमें सोचना है। ये रटने वाली भाषा में क्या है कि 2 किसानों का मैं भला कर भी सकता हूँ। गांव के अगर 100 किसान रहते हैं और ये जीवामृत, बीजामृत, ब्रह्मास्त्र और आग्नेयास्त्र बनाने की कहानी लोगों ने सीख भी ली, कितने लोग करेंगे? कितने लोग?
कर ही नहीं पाएंगे। तो 100 के 100 लोग जो चीज़ एडाप्ट कर सकते हैं वो कौन सी टेक्निक है? तो वो टेक्निक है कि हमें धरती की उर्वरा शक्ति को बढ़ाना है। ये जो इसमें जो जीवांश कार्बन 0.2 रह गया है, इसको हम बढ़ा करके कैसे 1% करें। बेशक हमको 2 साल लगेगा। जो पानी ग्राउंड वाटर लेवल 150 फुट पहुंच गया है, उसको कैसे हम 40 फुट पर लाएं। हवा जहां ऑक्सीजन की मात्रा 21% की बजाय घट करके 20% रह गई है, इसको कैसे हम बढ़ाएं। और ये जब करेंगे तो क्या करेंगे, जैसे वाटर लेवल अगर नीचे जा चुका है, जिस गांव में 150 फुट वाटर लेवल है, वहां हम गेहूं की, आलू की, गन्ने की खेती कराएंगे, जमीन से पानी निकलवाएंगे और जीवामृत डालेंगे। तो प्राकृतिक खेती नहीं है। प्रकृति के वैभव को तो मैं सजा ही नहीं रहा हूं। ये तो शॉर्ट टर्म अल्पकालिक सोच है मेरी कि यूरिया डीएपी को छोड़ करके जीवामृत डाला है। लेकिन प्राकृतिक खेती का नियम है सस्टेनेबल फार्मिंग। हमारे मरने के बाद भी जो मेरी अगली संतानें आएंगी ना, उनको भी खेती करने के बेहतरीन अवसर प्राप्त हों। इसको प्राकृतिक खेती कहते हैं, जिसमें हम भूमि की उर्वरता को सुधारेंगे, पानी की वर्षा अधिक हो, इसके लिए पेड़ लगाएंगे, गांव में जलाशय बनाएंगे, खेत में जलाशय बनाएंगे, और तितली फिर से वापस आए, मधुमक्खी फिर से वापस आए, चिड़िया फिर से वापस आए, मेंढक फिर से वापस आए। क्यों? आपके क्षेत्र में कई सारी फसलें, पर परागित फसलें बोई जाती हैं, और किसान कहता है बाबूजी इस बार फसल इतनी बेहतरीन थी, इतनी बेहतरीन थी, लगता था मेरा दलिद्र दूर हो जाएगा, लेकिन जब क्रॉप की हार्वेस्टिंग हुई दाने बहुत कम निकले। तो हमें दिमाग नहीं लगाना चाहिए कि जितने फ्लावर में पॉलिनेशन हो पाया उतने में दाना पड़ा। जहां पॉलिनेशन हो ही नहीं पाया वहां दाना कैसे पड़ेगा? क्या वहां तितली है? क्या वहां मधुमक्खी है? हाथ से तो परागण की क्रिया आप कर नहीं सकते। तो तितली फिर से वापस आए, मधुमक्खी फिर से वापस आए, मेंढक फिर से वापस आए। इसके लिए कैसे आएगा? जब संपूर्ण प्रकृति की समग्रता को देख करके आगे बढ़ेंगे। और केमिकल प्राकृतिक खेती में सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है कि यूरिया डीएपी बाद में बंद करना। सबसे पहले जो पेस्टिसाइड है ना, प्राकृतिक खेती में सबसे ज़्यादा डेंजरस पेस्टिसाइड है। कई बार किसान मेरे क्या करते हैं, अभी जाने अनजाने जिन्होंने परंपरागत खेती में, जैविक खेती में पंजीकरण करा रखा है, जो अपना जैविक के नाम से माल बेच रहे हैं, वो डीएपी यूरिया तो कम डालते हैं या नहीं डालते हैं, लेकिन जब उनके खेत में बीमारी लगती है तो चोरी से फंजीसाइड डालते हैं। जब खेत में कोई कीड़ा लगता है तो चोरी से इंसेक्टिसाइड डालते हैं। और काहे में पंजीकरण है? जैविक खेती में। क्योंकि इसकी समग्रता को नहीं समझेंगे तो फिर दिक्कत होगी। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों से कि आप इस विषय को समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। किसी भी समस्या के लिए मैं आपके साथ खड़ा हूँ, कहीं डरने की ज़रूरत नहीं है। अपने दिमाग से भय, भ्रम, अभाव से मुक्त हो जाइए आप, क्योंकि लोग तो बरगलाएंगे। जैसे आप टू दी पॉइंट अगर नहीं बताएंगे, 10 लीटर गौमूत्र की जगह अगर आप 8 लीटर कर देंगे तो टोकने वाले कहेंगे नहीं नहीं तुमको कुछ ज्ञान नहीं है, 10 लीटर मात्रा लगती जीवामृत बनाने में। क्यों भाई? क्या मतलब है? हमारा जीवाणु संवर्धन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लक्ष्य मेरा क्या था? लक्ष्य मेरा 10 लीटर गौमूत्र को लीटर से नापना नहीं था। लक्ष्य मेरा था कि जीवाणु संवर्धन अच्छा हो। क्योंकि अगर लक्ष्य नहीं पता तो क्या होगा, 1 किलो आटा, 1 किलो गुड़, इतना गौमूत्र, इतना गोबर डाल दिया ड्रम में। अब जीवाणु वहाँ कहाँ संवर्धित हो रहे हैं? वो तो मर गए, क्योंकि 1 किलो आटा, 1 किलो गुड़ तो जाने कब का खा के ख़त्म हो गया। अब वो खाएंगे क्या? तो मरेंगे। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। नमस्कार।